Hello students, this is the 13th lecture of Electronic Measurement 1. In this session we will discuss about मेगर. मेगर होता क्या है? मेगर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेज़र करने में यूज़ होता है. ओके, इसको हम लोग मेगोमीटर भी कहते हैं. अब इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता क्या है? तो किसी भी सर्किट सिस्टम का या फिर किसी भी कंपोनेंट का एक इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस होता है जो कि उसमें से लीकेज को या फिर रिटर्निंग करंट को या चार्ज लीकेज को जो है इंसुलेट करता है और रोकता है. तो उसको हम लोग जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहते हैं. और इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो आफ्टर टाइम या एज या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो क्या होता है, वेरी होता है. तो उसको हर वक्त हर टाइम पर उसको हम लोग चेक करना ज़रूरी है, जिसको हम लोग मेगर के हेल्प से चेक करते हैं. मेगर जो है दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक टाइप होता है और दूसरा मैनुअल टाइप होता है. तो इलेक्ट्रॉनिक टाइप मेगर में बैटरी से उसको ऑपरेट किया जाता है और मैनुअल टाइप मेगर में हैंड ऑपरेटेड होता है. उसमें एक जनरेटर होता है जिसको हम लोग क्रैंक से रोटेट करते हैं आर्मेचर को, और उसके बाद जो है वो करंट वोल्टेज जनरेट करता है जिसको हम लोग मेज़र करते हैं. ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग मेज़रमेंट करते हैं. तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ मेगर, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक हैंड ड्रिवन जनरेटर है. यहाँ पर हैंड ड्रिवन जनरेटर है और यहाँ पर एक कंट्रोलिंग कॉइल है और ये क्या है, डिफ्लेक्शन कॉइल है. एक दिस इज़ द पॉइंटर, ये पॉइंटर है, और दिस इज़ द स्केल. यहाँ पर जो स्केल का जो रेंज है यहाँ पर देख सकते हैं इन्फिनिटी टू ज़ीरो है. दैट मीन्स के जितना ज़्यादा इन्फिनिटी टू ज़ीरो है, दैट मीन्स के जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए इनफाइनाइट शो कर रहा है, दैट मीन्स ज़ीरो करंट. और ज़ीरो रेजिस्टेंस के लिए जो है यहाँ पर मैक्सिमम करंट के लिए क्या हो रहा है, ज़ीरो रेजिस्टेंस यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, जस्ट अपोजिट टू रेजिस्टेंस, सॉरी जस्ट अपोजिट टू करंट. यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक प्रेशर कॉइल है जो कि डिफ्लेक्शन का कंट्रोल कॉइल के साथ कनेक्टेड है, और एक क्या है, करंट कॉइल है या सीसी रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि आपका डिफ्लेक्टिंग कॉइल के साथ जो है कनेक्टेड है. ये जो है एक तरह का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है, जो कि सर्किट को डैमेज करने से बचाता है. और ये जो डिफ्लेक्टिंग कॉइल है डिफ्लेक्शन शो करता है, डिफ्लेक्ट कराता है, और कंट्रोलिंग कॉइल क्या करता है, कंट्रोल करता है. अब यहाँ पर इसका और यहाँ पर दो मैग्नेट है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड कराता है, और यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है. तो मान लो कि आपको करंट कॉइल में करंट जो है I2 फ्लो हो रहा है और प्रेशर कॉइल में करंट क्या हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है. ओके, तो इससे इन दो करंट के रेस्पेक्ट में हम लोग जो है इसका वर्किंग देखेंगे. और हम लोगों को जो भी अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करना होता है उसको हम लोग इस टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं. तो इसको हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ पर हम लोग RT मानते हैं. ओके, तो ये आपका कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सर्किट और इस डायग्राम का जो है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है. अब आइए हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं. तो यहाँ पर जो है वोल्टेज, जो टेस्टिंग वोल्टेज जो जनरेट होता है हैंड ऑपरेटेड मेगर में, क्रैंक को रोटेट करने से, जनरेटर के क्रैंक को रोटेट करने से जनरेट होता है. और दूसरा अगर हम लोग बैटरी ऑपरेटेड या इलेक्ट्रॉनिक मेगर की बात करते हैं तो वो बैटरी से जनरेट होता है. यहाँ पर है 500 वोल्ट DC सफिशिएंट होता है जब हमारा जो है इक्विपमेंट का रेंज जो है 440 वोल्ट का होता है. ओके, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो टेस्टिंग हाई वोल्टेज पे भी टेस्टिंग हो सकता है, जिसका रेंज जो है 1000 वोल्ट से 5000 वोल्ट तक होता है. नेक्स्ट है कि डिफ्लेक्टिंग कॉइल और करंट कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज एंड अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेकन बाय द सर्किट बीइंग टेस्टेड. तो यहाँ पर देखिएगा कि डिफ्लेक्टिंग कॉइल के सीरीज़ में कोई भी सर्किट जिसको हम लोगों को टेस्ट करना है वो इसके सीरीज़ में कनेक्ट होता है और इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है. ओके,
और यहाँ पर करंट कंट्रोल कॉइल जो होता है उसको हम लोग प्रेशर कॉइल भी कहते हैं, जो कि सर्किट के अक्रॉस जो कि मेजर्ड, जिसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसके अक्रॉस ये कनेक्टेड होता है। और अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि नेक्स्ट पॉइंट में करंट लिमिटिंग रेजिस्टर, दैट मीन्स के CCR करंट कॉइल रेजिस्टेंस और PCR प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है विथ द कॉइल के सीरीज में कनेक्टेड, कंट्रोल और डिफ्लेक्टिंग कॉइल के सीरीज में कनेक्टेड होता है टू प्रोटेक्ट द डैमेज इन केस वेरी लो रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। अगर एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस काफ़ी लो होगा तो वो जो है डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है कि एज द वोल्टेज इंक्रीजेज इन एक्सटर्नल सर्किट द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर इंक्रीजेज एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ करंट। तो यहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ से देखते हैं कि ये जो पॉइंट कह रहा है कि वोल्टेज के इंक्रीज करने की वजह से, जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज होता है तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होता है, दैट मीन्स के रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि फ्रॉम ओम्स लॉ V इज प्रोपोर्शनल टू R। और नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ करंट, दैट मीन्स के रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन करंट। करंट इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ये वाइस वर्सा कंडीशन है। दैट मीन्स के आप लोगों को ये पता होगा फ्रॉम ओम्स लॉ के I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ओम्स लॉ से आप लोगों को पता हो कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल होता है मेगर का, वो जो है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के तरह जो है इसका प्रिंसिपल होता है कि किसी भी कंडक्टिंग कॉइल में जो है करंट फ्लो होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहता है, तो उसमें क्या होता है, टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। अब नेक्स्ट है कि टॉर्क इज डेवलप्ड ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द प्रेशर कॉइल एंड करंट कॉइल। यहाँ पर जो टॉर्क जनरेट होता है वो करंट फ्लो होता है प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल, उसके वजह से जो है यहाँ पर टॉर्क डेवलप होता है। नेक्स्ट है कि फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय परमानेंट मैग्नेट एंड डिफ्लेक्शन ऑफ दिस कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड। तो ये कह रहा है कि फ्लक्स जो भी प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो परमानेंट मैग्नेट से प्रोड्यूस होता है और डिफ्लेक्शन जो होता है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है टॉर्क डेवलप्ड ड्यू टू द करंट ऑफ प्रेशर कॉइल इज इक्वल टू टॉर्क डेवलप्ड ड्यू टू द करंट इन करंट कॉइल। हम लोग यहाँ पर जो है आप लोगों को दिखाया था, इस सर्किट में आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो करंट जनरेट हो रहा है इसको हम लोगों ने I1 माना था, प्रेशर कॉइल में जो भी टॉर्क जनरेट हो रहा है, और इसको हम लोगों ने क्या माना था, I2 माना था, जो करंट कॉइल में जो करंट जनरेट हो रहा है। सॉरी, यहाँ पर प्रेशर कॉइल में I1 करंट जनरेट हो रहा है और यहाँ पर जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो T1 हो रहा है, और करंट कॉइल में जो करंट जनरेट हो रहा है वो I2 हो रहा है और टॉर्क जो जनरेट हो रहा है वो T2 हो रहा है। ओके, और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल एक दूसरे के क्रॉस में लगा रहता है, दैट मीन्स एक दूसरे से 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है दोनों। तो यहाँ पर जो टॉर्क जनरेट होता है उसका वैल्यू जो होता है, यहाँ पर टॉर्क का जो T1 का वैल्यू होता है phi I1 cos थीटा एंड T2 टॉर्क का जो वैल्यू होता है phi I2 cos 90 माइनस थीटा। यहाँ पर जो phi है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, I1 जो है करंट ऑफ प्रेशर कॉइल है, और cos थीटा जो है वो, थीटा जो है यहाँ पर क्या है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, थीटा जो है वो डिफ्लेक्शन है। ओके, तो यहाँ पर phi जो है आप फोर्स की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो phi इज एज अ फोर्स हेयर एंड I1 cos theta is displacement। ओके, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ये चीज़ बताया कि दोनों जो है प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल आपस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है,
तो यहाँ पर ना कॉस का जो वैल्यू है 90 माइनस थीटा है। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट I1 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। ओके, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा एंड I1 बाई I2। अब यहाँ पर हम लोग कुछ ओम्स लॉ से देखते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ। तो I1 जो होगा, प्रेशर कॉइल में जो करंट होगा, प्रेशर कॉइल में जो करंट होगा वो क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज जो है यहाँ पर, तो वोल्टेज V बाई आर, क्योंकि प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस जो है वो R है। और सपोज यहाँ पर जो जनरेटर से जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसका वैल्यू क्या है, V है, तो V बाई आर होगा। और यहाँ पर जो हम लोग जब देखते हैं करंट कॉइल में, तो यहाँ पर जो होगा R डैश, और यहाँ पर RT जो है अननोन रेजिस्टेंस है, या जो वो रेजिस्टेंस है जिसको हम लोगों को मेज़र करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R डैश प्लस RT हो जाएगा। और यहाँ पर जो है I2 का जो वैल्यू होगा, I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R डैश प्लस RT। ओके, तो हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं। तो इसका वैल्यू जो है हम लोग I2 और I1 का जो वैल्यू है हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये वैल्यू हम लोग जो निकाल करके लाए हैं, तो यहाँ पर जो है tan थीटा का जो वैल्यू आता है वो R डैश प्लस RT डिवाइडेड बाई R, ये वैल्यू आता है। और यहाँ पर जो है प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस और करंट कॉइल का रेजिस्टेंस दोनों कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन से ये क्लियर हो जाता है, इस वाले इक्वेशन से, कि जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT है, जिसको हम लोग अननोन रेजिस्टेंस या टेस्टिंग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ओके, तो इससे ये आपका हो गया आपका मेगर का वर्किंग। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मेगर। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन ऑफ मेगर में क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर को मेज़र करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम या कंपोनेंट्स को टेस्ट भी करता है, जैसे कि मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इन सारे कंपोनेंट्स को जो है ये सिस्टम को टेस्ट करता है। उसके बाद जो है वाइंडिंग इंस्टॉलेशन, वाइंडिंग का भी टेस्ट करता है। और उसके बाद जो है बैटरी, रिले, ग्राउंड कनेक्शन को भी ये टेस्ट करता है। ओके, और इसका एडवांटेज क्या है कि ये परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर की तरह ये वर्क करता है, से ये वर्किंग इसका इजी है। और दूसरा है क्या है कि रेजिस्टेंस बिटवीन द रेंजेस 0 टू इन्फिनाइट तक हम लोग जो है मेज़र कर सकते हैं। बहुत लो वैल्यू से हाई वैल्यू तक हम लोग रेजिस्टेंस इससे मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बॉडी का अगर हम लोगों का इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं, दैट मीन्स के इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस किसी भी कंपोनेंट का या डिवाइस का जो काफ़ी हाई होता है, इसलिए ये हाई रेजिस्टेंस को भी मेज़र कर सकता है। अब इसका जो है डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर हम लोगों का एक्सटर्नल रिसोर्स हैज़ लो बैटरी, एक्सटर्नल रिसोर्स का जो है वोल्टेज लो बैटरी, दैट मीन्स कि वोल्टेज अगर लो होगा तो इसके रीडिंग में क्या होगा, थोड़ा एरर आ सकता है। ओके, और इसका जो है सेंसिटिविटी की वजह से भी एरर आ सकता है, क्योंकि इसका सेंसिटिविटी ज़्यादा हाई नहीं होता है। और नेक्स्ट चीज़ है कि हमारा जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, या फिर टेम्परेचर के साथ जो है हमारा कंपोनेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो चेंज होता है, तो जिसके वजह से भी इसमें एरर आ सकता है। तो ये कंप्लीट डिसएडवांटेज हुआ। और तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन।